मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 316 में संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग में आज हम अध्ययन करेंगे इसका गठन कैसे होता है, इसका कितना कार्यकाल है, इसको किस प्रकार से पदमुक्त किया जा सकता है, क्या वेतन और भत्ते हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि संविधान के अनुच्छेद 316 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 316 में ये सारी बातें बताई गई हैं कि उसका गठन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस आयोग में एक अध्यक्ष व 10 सदस्य होते हैं, जिनकी सेवा शर्तें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशन जो 1969 के तहत निर्धारित की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आयोग के आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के वर्तमान या सेवानिवृत्त लोक सेवकों में से होते हैं, जिन्हें 10 वर्ष तक की सरकारी सेवा का अनुभव हो। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बताया था, या कह सकते कुछ समय कहा था, कि उस व्यक्ति से उपयुक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता जो संघ लोक सेवाओं से संबद्ध हो। आयोग का संचालन एक सचिवालय द्वारा होता है, जिसमें सचिव, 2 अतिरिक्त सचिव, कई संयुक्त सचिव, उप सचिव व अन्य सहायक कर्मचारी होते हैं। इनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये एक प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है। अनुच्छेद 316 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि एक प्रकार से सर्विस कमीशन रेगुलेशन 1969 में, ठीक है ना, लाया था। उसमें ये सारी बातें बताई गई है। जहाँ तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकाल का सवाल है, इसमें हम कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। 6 वर्ष या 65, जो भी पहले हो। जहां तक पदमुक्ति का सवाल है, अध्यक्ष और उसके सदस्य स्वयं भी एक प्रकार से राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं या पदमुक्त हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 317 में राष्ट्रपति द्वारा भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी शर्त है, जैसे यदि उसे दुर्व्यवहार, कदाचार का दोषी पाया गया हो। ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसी कोई जांच की गई हो और उसे सही माना गया हो, तो उसको पद से हटाया जा सकता है। यदि उसे अक्षम माना गया हो और वह अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य लाभ के
पद पर कार्य कर रहा हो, या राष्ट्रपति द्वारा उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अस्थिर मानते हुए पद के लिए अयोग्य समझा गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसे पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ये उल्लेख अनुच्छेद 317 में बताया गया है। जहाँ तक उसके सैलरी, वेतन व भत्ते का सवाल है, तो ये भी अनुच्छेद 318 में बताया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 318 है उसमें उसके वेतन और भत्ते का उल्लेख मिलता है। उसमें बताया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, परंतु संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और वर्तमान में जो आयोग का अध्यक्ष है उसका मासिक वेतन 2,50,000 और जो उसके सदस्य हैं उनका मासिक वेतन 2,25,000 रुपये है। जहाँ तक फंक्शंस का सवाल है, उसके कार्य का सवाल है, ये भी अनुच्छेद 320 में सब बातों का उल्लेख किया गया है कि लोक सेवा आयोग के क्या क्या कार्य होंगे। तो जैसे नंबर 1 कि संघ लोक सेवा आयोग केंद्र की सेवाओं और पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती करता है। यह आयोग का प्रमुख व आवश्यक कार्य है। दूसरा, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य आयोग से भर्ती के संबंध में सहायता का आग्रह करे तो आयोग इस कार्य में उसकी सहायता करता है। तीसरा, संघ व राज्य सरकारों को संघ लोक सेवा आयोग की सलाह निम्नलिखित मामलों में लेना आवश्यक है, जैसे लोक सेवाओं में भर्ती के तरीके से संबंधित मामले, लोक सेवाओं में नियुक्ति के सिद्धांतों पर, पदोन्नति के सिद्धांतों पर तथा एक सेवा से दूसरी सेवा के स्थानांतरण के सिद्धांत पर। तीसरी बात ये बताई है कि सभी प्रकार के अनुशासनात्मक मामले जो भारत सरकार की शासकीय सेवा में व्यक्ति से संबद्ध हो, भारत सरकार की शासकीय सेवा से जुड़े या सेवानिवृत्त व्यक्ति के कानूनी खर्चे की प्रतिपूर्ति, कोई व्यक्ति भारत सरकार की शासकीय सेवा में रहते हुए यदि घायल होता हो तो उसे पेंशन प्रदान करने के मामले, संघ लोक सेवा आयोग को संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत निर्देशित कार्यों को ही करने का अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 321 के अंतर्गत संसद विधि के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को किसी स्थानीय निकाय या लोक संस्था आदि के संबंध में अतिरिक्त कार्य सौंप सकती है। कुछ कार्यों के संबंध में संविधान में कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, पर ऐसे कार्य संघ लोक सेवा आयोग परंपरा से करता आ रहा है। लोक सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख दायित्व है, मैंने अभी आपको बताया। तो प्रतिभा की पहचान और उसे जीवन पर्यंत का कैरियर प्रदान करने की परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है। भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी बहुत फेरबदल समय समय पर की जाती रही है, पर सामान्यतः अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के प्रथम व द्वितीय वर्ग के अधिकारियों की भर्ती आयोग किस प्रकार से करता है। एक तो लिखित परीक्षा के द्वारा, जो रिटन एग्जामिनेशन होता है इसमें, और दूसरा साक्षात्कार के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा। जहाँ तक लिखित परीक्षा का सवाल है, लिखित परीक्षा का उद्देश्य जो होता है वो प्रत्याशियों के, जो प्रत्याशी हैं उनके ज्ञान व उसकी अभिव्यक्ति की शैली को परखना होता है, और आयोग द्वारा इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है जो सरकार को प्रेषित किया जाता है। सामान्यतः आयोग द्वारा जो प्रेषित पाठ्यक्रम सरकार को भेजा जाता है, सरकार के द्वारा वो स्वीकार कर लिया जाता है और पाठ्यक्रम पर समय समय पर पुनर्विचार किया जाता है तथा समय की आवश्यकता के अनुसार उसे संशोधित व परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये तो एक लिखित परीक्षा हुई जो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। उसके पश्चात साक्षात्कार। लिखित परीक्षा में जो सफल प्रत्याशी हो जाते हैं उनको साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, और साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है? प्रत्याशी के व्यक्तित्व का परीक्षण, उसकी अभिव्यक्ति, उसका आत्मविश्वास, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना होता है।
लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के योग के आधार पर प्रत्याशी को सफल घोषित किया जाता है। तो ये एक प्रकार से हमारे लिखित और साक्षात्कार एक प्रक्रिया है संघ लोक सेवा आयोग की। तो संघ लोक सेवा आयोग की ये जो भूमिका है, इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के दायित्वों का भी उसे निर्वहन करना पड़ता है, जैसे सेवा के नियम बनाना और सरकार को परामर्श देना, नई सेवा का गठन करना, पदोन्नति के नियम तथा अन्य जो परामर्शकारी दायित्व होते हैं वो भी लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। सफल प्रत्याशियों की सूची तैयार करके आयोग द्वारा नियुक्ति की सलाह के साथ सरकार को प्रेषित कर दी जाती है। नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर प्रत्याशी यदि उसे स्वीकार करता है तो कुछ समय के लिए प्रोबेशन पर रखा जाता है और यह समय 1 या 2 वर्ष का हो सकता है। सफलतापूर्वक ये समय पूरा करने के पश्चात ही प्रत्याशी को स्थायी पद प्राप्त होता है। सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में से कुछ ऐसी हैं जिसमें संघ लोक सेवा आयोग को शामिल नहीं किया जाता, जैसे किसी ट्रिब्यूनल या आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पद, उच्च कूटनीतिक पद तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व के लिए संविधान के अनुच्छेद 335 में विशेष व्यवस्था की गई है। इस मामले में सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से सलाह नहीं ली जाती है। जहां तक पदोन्नति का सवाल है कि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति के अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं के 33 से 1/2 यानी 33.5% पद राज्य सेवाओं से पदोन्नति के आधार पर भरे जाते हैं और राज्यों द्वारा एक चयन समिति गठित की जाती है जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की जाती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही का सवाल है जहां तक, तो राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है उसमें संघ लोक सेवा आयोग की सलाह ली जाती है। ये कार्रवाई इस प्रकार की हो सकती है जैसे निंदा या भर्त्सना, पदोन्नति या वेतन वृद्धि रोकना, पदावनति करना, समय पूर्व सेवा निवृत्ति, निलंबन, पदमुक्ति इत्यादि। ये एक प्रकार से कार्य हमने जो बताए। अब आयोग का एक सलाहकार, एक एडवाइजर और आयोग की स्वतंत्रता, उसकी उपलब्धियां, उसकी समितियां, ये नेक्स्ट जो अपन कक्षा ऑनलाइन होगी उसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।